सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे भैया एंड्रॉइड डेवलपमेंट मुझे सीखना है तो कैसे सीखूं, और अगर मैंने सीख लिया है तो उससे पैसे कैसे जनरेट करूं, और अगर पैसे जनरेट भी मैं कर लेता हूं तो वहां से बिजनेस कैसे बनाऊं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सीखने से लेकर। तो सीखना तो ठीक है बट सीखते कहाँ है भैया एंड्रॉइड डेवलपमेंट हम करते कहाँ है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आना तो सबसे पहली चीज जो आप फेस कर रहे होगे एंड्रॉइड स्टूडियो। यूट्यूब पे सर्च करिए एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कैसे करें। यूजुअली आपका अगर पूरा डाउनलोड से लेके इंस्टॉल तक बात करें तो 3-3.5 GB तक आपका नेट का खर्चा आ रहा होगा, क्योंकि पहले डाउनलोड होता है और डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल के समय में भी कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करता है। आपका जावा के अगर थ्रू सीख रहे हो तो जेडीके बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करेगा, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट सेटअप होगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक आईडीई है जिसमें हम एंड्रॉयड एप्स बना रहे होते हैं। हालांकि और कैसे होता भी आते आते इसी वीडियो में हम अभी देख रहे होंगे, लेकिन और हम बात करते हैं कि कुछ 3 तरीके होते हैं जिससे हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जावा, दूसरा आपका कॉटलिन और तीसरा फ्लटर। अगर हम जावा की बात कर ले तो जावा हमारा सबसे पुराना लैंग्वेज है, सबसे पुराना सपोर्ट मिला हुआ है इसे, जो कि सबसे बड़ा कम्युनिटी है। अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये वाली चीज कैसे होगी वो चीज कैसे होगी, तो जावा में सबसे ज्यादा आपको एक्सटेंसिव सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि अगर सबसे पुराना है तो जावा के ऊपर ज्यादा डाउट्स अवेलेबल होंगे, ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी बहुत समय से उस पर डाउट्स पूछ रखे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म जैसे स्टैक ओवरफ्लो जैसे वेबसाइट पर कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो लोग स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं, लिखते हैं कि ये कैसे होगा, कोई उसका सॉल्यूशन दे देता है। अगर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं आप खुद अपना डाउट्स लिख सकते हो, जिसे पता होगा उसका सॉल्यूशन दे देगा। बट 99% केसेस में आपको पहले से उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्योंकि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट आज के डेट में सीख रहे होगे, बहुत सारे लोगों ने उसे पहले ही सीख रखा है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी, उन्होंने पोस्ट किया होगा, उसका आंसर पड़ा हुआ है। तो ठीक है, जावा सबसे ज्यादा पुराना लैंग्वेज है इसलिए सपोर्ट ज्यादा मिल जाएगा इसमें। कॉटलिन फिर उसके बाद गूगल की तरफ से ऑफिशियल एक लैंग्वेज आया कि अब हम कॉटलिन में चीज़ों को प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो ये गूगल की तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो कॉटलिन भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज कर रहे हैं। बट आज की डेट में भी एक स्टूडेंट के हिसाब से अगर बात करें, अगर आप नया नया सीख रहे हो, प्रोजेक्ट के हिसाब से इंटर्न करने जाना है, कुछ भी करना है, तो जावा सबसे पहले रिकमेंडेड होता है, इसमें सपोर्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिर कॉटलिन भी आप सीख सकते हो जो कि गूगल की तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जावा सीखने का एक और फायदा है कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो जावा के थ्रू कर रहे हो तो जावा भी सीख गए, आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग भी कर सकते हो, आप ऊप के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी, मतलब जावा सीख लिया आपने, बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर हो गई। कॉटलिन आपका सिर्फ मोस्टली अगर बात करें तो सिर्फ आपका एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा होगा। फिर अगर बात कर ले फ्लटर की, तो बेसिकली फ्लटर में जब अगर आप एप्स बनाते हो तो यहां पर आप एंड्रॉइड और आईओएस एप्पल दोनों ही इन्वायरमेंट के लिए एक ही साथ आप अपने एप्स बना रहे होगे, यानी कोड एक बार करिए और ऐप दोनों के लिए बन गया। यूजुअली आज के डेट में ये सारी फ्लटर वाली जो चीजें हैं थोड़ा एक्सपैंड होता जा रहा है, कंपनीज में ज्यादा यूज होना चालू हो गया है। बट एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको बस सीखना है, प्रोजेक्ट बनाना है, सपोर्ट आपको ज्यादा बेटर चाहिए, तो यहाँ जावा रिकमेंडेड है। ठीक है भैया, क्या क्या चीजें होती हैं हमने सीख ली है, लेकिन ये 3 लैंग्वेज जो हमने बोले, अच्छा फ्लटर के अंदर लैंग्वेज कौन सा यूज हो रहा होता है, डार्ट। तो ये 3 लैंग्वेज जो हो गया वो तो सिर्फ आपका फंक्शन देने वाला लैंग्वेज हो गया, इससे आपको फंक्शन मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर बटन को मैं क्लिक करता हूं तो ये होगा वो होगा, लेकिन वो बटन आएगा कहां से, बटन मैं लगाऊं कैसे, बटन दिखेगा कैसे, तो उसके लिए हम XML यूज कर रहे होते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारा HTML और CSS होता है, यहाँ पर उन दोनों को कंबाइन करके XML होता है। अब XML आपको अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत आप गूगल कर सकते हो, लेकिन बेसिकली एंड्रॉइड डेवलपमेंट के दौरान वहां आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। बटन्स दिए जाते हैं, जैसे आप बटन ड्रैग करोगे मुझे कहाँ लगाना है वहां बटन अटैच हो जाएगा, उसके बाद उस बटन पर क्लिक करिए, बगल में बहुत सारा प्रॉपर्टीज का कॉलम मिलेगा, वहां आप एंटर कर सकते हो उस बटन का कलर क्या होना चाहिए, बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें वहीं पर आपको साइड बाय साइड पैनल में मिल जाएगा। जितना भी लुक एंड फील वाला है वो प्रॉपर्टीज पैनल में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप हर चीज ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हमें हार्ड कोड भी करनी पड़ती है, यानी खुद से अलग से कोड लिखना पड़ता है। तो जब भी आप XML में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, बटन्स दिख रहा है, बटन को मैंने ड्रॉप कर दिया, कुछ चिप्स दिख रहे हैं, स्विच दिख रहे हैं, ये सारी चीजें जब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की तो ऑटोमेटिकली XML में वो सारी कोड लिखनी चालू हो जाती है। तो आप देख सकते हो मैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं तो क्या कोड लिख रहा है, और आप
4-5 दिन 10 दिन जब इस चीज़ को कर लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, अच्छा मोस्टली ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो वो होते होते हमारी हाथों पे बैठ जाता है कि अच्छा ये करता हूँ तो ये लिखता है, तो बहुत बार हम लिखते लिखते ही सीख जाते हैं। और एंड्रॉयड स्टूडियो की सबसे खूबसूरत बात बता दूं, जब भी आप थोड़ा बहुत कुछ अगर लिखते ही हो ना, तो पूरा एक हिंट दे देता है कि इसके बाद आप जो लिखना चाह रहे हो सकता है पूरा ये कोड ये होगा। आप बस थोड़ा सा 1-2 वर्ड लिखिए, और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा मैं यही फंक्शन ऐड करना चाहता था, एंटर प्रेस करिए, 4-5-6 लाइन 10 लाइन जितना भी कोड होना चाहिए था वो लिख गया। सेम एक्सएमएल में तो होगा ही होगा ये, अगर आप जावा या फिर कॉटलिन जिसमें भी आप अब फंक्शन वाला पार्ट दोगे उसमें भी होता है। शुरू में काफ़ी चीज़ें नई लगेंगी, बट जैसे ही आप करते हो देखो बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे मैंने बोला 1 महीने के अंदर अंदर ही मैंने एंड्रॉयड ऐप क्या होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो क्या होता है, ये जानने से लेकर एक फुल्ली फंक्शन चैट एप्लीकेशन, एक सर्वर बेस्ड क्विज एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने बना दी थी 1 महीने के अंदर ही। बट ऑफ कोर्स टाइम लगता है। टाइम कितना लगेगा भैया, तो तकरीबन समझ लीजिए कि डेली अगर आप 5 से 6-7 घंटे दे रहे हो तब जाकर आप इस लेवल पे 1 महीने में पहुंच सकते हो। कोई फेक चीज़ नहीं है कि कुछ भी मैंने बोल दिया बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा तो कोई प्रॉफिट होना नहीं है। सीखना आपको है, सीख आपने लिया तो प्रॉफिट आपका है, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। वीडियो आप ऐसे भी देख रहे हो, वीडियो आप वैसे भी देखते हैं, आपका कुछ भी जनरेट हो मनी, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा तो ही आप आगे मेरे फर्दर वीडियोस देखोगे, वरना फेक का फिर कोई मतलब नहीं है। तो जो मैंने किया हुआ है, जो मैंने देखी है, मैंने सीखी है, वही सारी चीजें बता रहा हूं। अब इस 1 महीने के दौरान भी मैंने किस पाथ को फॉलो किया था सीखने के लिए, तो कुछ नहीं किया था। मैंने पहले यूट्यूब पे सर्च करता था एंड्रॉयड स्टूडियो क्या होता है, दिखता कैसा है, कैसा होता है। तो लगभग 15 मिनट से आधे घंटे लगे देखने में कि एंड्रॉयड स्टूडियो की अच्छा बेसिक बेसिक पार्ट ये होता है। लेकिन अगर पूरा बताओ एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना, सब कुछ देखना, तो इसमें तकरीबन आपको 1 से 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस वीडियो पे जा रहे हो, कितना बार आप वीडियो पे स्विच कर रहे हो, नहीं ये वीडियो तो वो सही नहीं था, ये वीडियो सही है, तो ये चीज़ें हो रही होंगी। फिर उसके बाद आप सर्च करिए कि एंड्रॉयड स्टूडियो का बेसिक मुझे जानना है, तो थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जैसे बटन कैसे ऐड करते हैं, नया क्लास कैसे बनाते हैं, नए फंक्शंस कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखा दिया जाएगा 1 से 2 घंटे के वीडियो में। फिर आप सर्च करिए कि मुझे एक छोटा सा बेसिक सा ऐप बनाना है, कि जिसमें कुछ वॉलपेपर वाला ऐप बनाना है, तो इमेजेस स्लाइड शो वाला कुछ ऐप बनाना है, बिल्कुल ऑफलाइन है, तो आधे घंटे के आसपास के ट्यूटोरियल में इस तरीके के ऐप्स आपको मिल जाएंगे, जो कि पूरा लिख के शुरू से बताएगा कि पहले ये लिखना होता है, उसके बाद ये लिखना होता है, ये लिखना होता है। आप देखते रहिए, देखते देखते उसे जब आप खुद कोड करोगे तो समझ जाओगे, अच्छा ऐसे ऐसे ये करना होता है। उसके बाद जब आप आपने ऑफलाइन बेसिक बेसिक चीजें सीख ली, अब आप चाह रहे हो कुछ बड़ा मैं करूं, बड़ा बनाऊं, तो अब आप जाइए चैट एप्लीकेशन पे। चैट एप्लीकेशन कैसे बनता है, जो आपको बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स इसके ऊपर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पे सर्च करिए चैट एप्लीकेशन लाइव प्रोजेक्ट, 3 से 4 5 6 घंटे के आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जो भी आपको बढ़िया लग रहा है क्लिक करिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, उसके साथ फॉलो करते रहिए। जो भी फाइल्स वो क्रिएट करे, जो भी कोड वो लिख रहे हैं, आप देखते रहिए, देखते देखते आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, ये करना है तो अच्छा ये करना होता है। तो आप जब वो इस तरीके के 2-3 वीडियोस देख लोगे, इस तरीके के 3 से 4 5 6 घंटे वाले, उसके बाद आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती है, अच्छा ये करना है तो ये करना होता है। फिर उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक चीजें रह जाएंगी कि कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी, गूगल लॉगिन करना है, फेसबुक से लॉगिन ऑथेंटिकेशन बनाना है, बहुत सारी चीजें। तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाती है तब तक कि अच्छा अगर ये चीज मुझे करना है तो इसका हेल्प कहाँ मिल रहा होगा। गूगल का अपना अलग, एंड्रॉयड स्टूडियो का गूगल का अपना एक डेवलपर का डॉक्यूमेंटेशन पेज है, वहां पर भी आपको बहुत कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। तो जब आप वीडियो से बोर हो जाते हो, वीडियो से सीख लेते हो जितना सीखना है बेसिक बेसिक, फिर उसके बाद हम वो गूगल का जो डॉक्यूमेंटेशन पेज है वहीं से सारी चीजें देख रहे होते हैं कि ये फीचर कैसे ऐड होता है, ये फीचर कैसे ऐड होता है। और अगर बात कर ले सर्वर मैंने कौन सा यूज किया था एक स्टूडेंट के हिसाब से, तो मैं फायरबेस यहाँ रिकमेंड करता हूँ। गूगल का ही क्लाउड सर्वर आता है, उसी का एक पार्ट है फायरबेस। इसमें आपको ऑथेंटिकेशन अगर किसी का करना है, लॉगिन भी मिल जाएगा, इसी में आपको डेटाबेस भी मिल जाएगा। डेटाबेस के अंदर 2 तरीके के होते हैं, एक रियल टाइम डेटाबेस होता है जो कि आपका ज़्यादा रिसोर्सेज यूज करता है, जिसके अगर आप पेड वर्जन में जाते हो तो ज़्यादा प्राइसिंग होता है, लेकिन उसमें स्पीड बहुत जल्दी मिल रही होती है, बहुत रियल टाइम चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब विद इन मिली सेकेंड्स आपको रेस्पॉन्स मिल रहा होगा सर्वर से। तो यही सारी चीज़ें हैं। कुछ स्टैटिक डेटाबेस होता है जिसमें बस आप डेटा रख रहे हो, किसी का इमेज, किसी का फोटो, वो सारी चीज़ें रख रहे हो।
तो कभी बहुत मतलब बिल्कुल सिंक करना आपको डेटा, कुछ भी अगर यूजर कर रहा है जैसे गेम खेल रहा है, आपको लीडरशिप में रैंक वैंक करना है, तो ये सारी चीजें हम रियल टाइम डेटाबेस में कर रहे होते हैं। और अगर हमें नॉर्मल अगर बस किसी का फोटो किसी का फाइल स्टोर करना है तो वो सारी चीजें हम स्टैटिक डेटाबेस में स्टोर कर रहे होते हैं। फिर क्लाउड फंक्शंस, बहुत सारी चीजें फायरबेस में अवेलेबल है। बट भैया मैं AWS और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अज्योर आता है, ये सारी चीजें क्यों नहीं यूज करूं? क्योंकि जब ये सारी चीजें आप यूज करते हो तो शुरू में ही आपसे क्रेडिट कार्ड मांग लिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, लॉग इन करने के लिए ही क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, जिसके वजह से इन सारी चीजों का वो फैसिलिटीज अवेल नहीं कर पाते। तो आप देखोगे यूजुअली फायरबेस के लिए सपोर्ट भी ज़्यादा अवेलेबल होगा, फायरबेस यूज करना भी बहुत ज़्यादा आसान है कि नए यूजर के हिसाब से। तो जब आप नया नया सीख रहे हो तो फायरबेस से चालू करिए। उसमें जब आप लॉग इन करते हो स्टार्टिंग में आपको कोई क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप बस चालू कर सकते हो यूज करना। लेकिन एक लिमिट होती है, इतना ही फ्री वर्जन में आप यूज कर सकते हो। अगर वो एक्सटेंड करता है तो उसका एक फायरबेस का स्पार्क प्लान आता है, प्रीमियम वाला पेड वर्जन, उसमें आप एनरोल करोगे तो ही आपको फिर फुल फंक्शनैलिटी मिल रही होगी, जो एक लिमिटेशन है वो हटेगा। लेकिन अगर आप AWS अज्योर में जाते हो तो पहले ही आपका क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, और जैसे ही आप वो लिमिट पार करते हो आपसे बिना पूछे हुए वो कॉस्ट कट करना चालू कर देते हैं। तो ये एक दिक्कत है। बट वो फायरबेस में नहीं, जैसे ही आपका लिमिट क्रॉस करेगा वो खुद ही उसके आगे काम नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप क्रेडिट कार्ड डाल रहे हो। तो सीखने के हिसाब से आप फायरबेस से चालू करिए, और जब चीज़ें सीख जाएं तब हम AWS पे स्विच कर जाएंगे, जिसमें फंक्शनैलिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। कितनी फंक्शनैलिटीज है भैया AWS में? AWS वैसे होता क्या है? Amazon वेब सर्विसेज। तो बता दूं AWS कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। नेटफ्लिक्स पूरा का पूरा AWS के ऊपर ही बना हुआ है। अच्छा भैया मैं ठीक है AWS तो यूज कर लूँ, लेकिन ये सारी चीजें यूज ही क्यों करनी है? मैं खुद का ही एक सर्वर बना लेना चाहता हूँ, खुद के ही घर में लैपटॉप ओपन करूंगा और उसी को दिन भर चालू रखूंगा। बट देखिए उसमें क्या होता है, लैपटॉप तो आप यूज कर नहीं सकते, लेकिन अगर डेस्कटॉप PC कुछ ऐसा ले भी लेते हो तो उसमें लिमिटेशंस होती हैं। आप मानते 8 GB रैम लगवा दी और बहुत ज्यादा अचानक से लोग आना चालू हो गए, अब 16 GB रैम की जरूरत है तो आपका सिस्टम तो हैंग कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। फिर क्या करोगे उस केस में? बहुत सारे लोगों ने, अब आपका वेबसाइट पॉपुलर हो गया, सोशल मीडिया, बहुत सारे लोगों ने फाइल्स अपलोड करने चालू कर दिए, उतना आपके पास स्टोरेज ही नहीं है, क्रैश कर जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए हम शुरुआती स्टेज में या फिर कभी भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जैसे नेटफ्लिक्स AWS सर्वर का यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है, वो खुद ही अमेजोन आपको उतना ज़्यादा रिसोर्सेज अलॉट कर देता है। और बहुत बार होता है, मान लेते हैं आपने बहुत बड़ा सर्वर बना भी लिया, लेकिन अगर उतनी की जरूरत ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा? आपका पैसा बर्बाद जा रहा है, बिजली बिल घर का बर्बाद जा रहा है, जो आपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो बर्बाद जा रहा है, पैसा बेकार में यूज हो गया। जैसे देखते हो जब CBSE ICSE इन सारी चीज़ों का जब रिजल्ट आता है तो उनका सिस्टम क्रैश कर जाता है, क्योंकि उतने रिसोर्सेज ही नहीं है उनके पास। और सिर्फ 1-2 दिन रिजल्ट के लिए उतने ज़्यादा वो रिसोर्सेज रख भी नहीं सकते, नहीं तो बाकी दिन वो बर्बाद हो रहा होगा। तो प्राइस एफिशिएंट के हिसाब से देखें तो AWS जो कि अमेजोन का है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर आता है, फिर गूगल क्लाउड आता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। और भी ये बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स, बट एक बिगिनर के लेवल पे अगर आप सीख रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। अब भैया इसे मनी कैसे जनरेट करें? तो सबसे पहले तो होता है आप कुछ एक ऐप बना दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऐप है वो, कुछ गेम भी हो सकता है। अच्छा गेम बनाना है तो आप वो यूनिटी में बना सकते हो, अनरियल इंजन, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप गेम डेवलपमेंट बोलोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बट अगर कुछ भी बना रहे हो गेम या फिर कोई भी ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर पे अपलोड कर रहे हो तो वहां आप गूगल के तरफ से एड्स रन कर सकते हो। गूगल एडमॉब आता है, उसके एड्स लगा सकते हो। अब यहां समझिए एडमॉब जो है वो एडसेंस की तरह नहीं है। एक्चुअली जब एडमॉब का क्रिएट करोगे अकाउंट तो एडसेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, लेकिन जब हम एडसेंस वेबसाइट्स के लिए बनाते हैं तो उसमें हमें लिमिटेशंस होती है कि जब तक इतना आपका पोस्ट नहीं होगा, जब तक इतने विजिटर्स नहीं होंगे, तब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। लेकिन वो एडमॉब के लिए नहीं है, एंड्रॉयड ऐप्स के लिए नहीं है। बस आपने लॉगिन किया, आप उसे कुछ दिनों के अंदर, 1-2 दिनों के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आप अपने ऐप्स में उसे यूज करना चालू कर दीजिए। तो ये हो गया आपका, अगर आपको एड्स रन करने हैं। बट कोई फायदा नहीं है इसका, अगर आप प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर दिया और उसके बाद आपको कुछ व्यूअर्स ही नहीं आ रहे, विजिटर्स ही नहीं आ रहे, तो आप एड रन करके भी कितने लोगों को दिखाओगे? मान लेते हैं आपने खुद ही एड्स पे क्लिक करने चालू कर दिया तो वो तुरंत बैन हो जाता है।
शुरू शुरू में कई बार होगा ना कि आपके पास व्यूअर्स कम है, विजिटर्स कम है, आप नहीं तो आपके दोस्त ही मांगते बार बार खोल रहे हैं, तो गूगल को लगेगा ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, मेरे साथ कुछ धोखाधड़ी करना चाहता है, खुद ही बार बार क्लिक करके पैसे जनरेट कर रहे हैं, तो उस समय बैन कर देते हैं आपका एडसेंस अकाउंट, आपका एडमॉब अकाउंट। यही सेम चीज एडसेंस के लिए भी वैलिड है। यूट्यूब पे भी अगर आप एडसेंस कनेक्ट करते हो और खुद का ही वीडियो बार बार खोल कर देख रहे हो, बार बार मतलब क्या होता है भैया, मतलब जितने भी आपके व्यूअर्स हैं बाकी सारे लोग जितना खोल रहे हैं उसके कंपैरिजन में अगर आप जो कर रहे हो वो कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो उसे हम बार बार कह रहे होते हैं। मान लेते आपके व्यूअर्स 10 हैं और आप खुद ही 20-25 बार खोल दे रहे हो, तो सस्पिशियस एक्टिविटी हो गया। लेकिन अगर आपके व्यूअर्स मान लेते 1 लाख है और आप उस केस में 20-25 खोल रहे हो तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है। गूगल समझ रहा है इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे व्यूअर हैं, हो सकता है कुछ काम करने के लिए 20-25 बार खोल रहा होगा, फ्रीक्वेंट बेसिस पर अपडेट हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें तो तब होंगी ना भैया जब मैं प्ले स्टोर पर अपलोड करूंगा। लेकिन अपलोड कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले $25 का एक प्लेटफॉर्म फी आपको देना पड़ता है प्ले स्टोर पे अकाउंट बनाने के लिए। इसे हम गूगल प्ले कंसोल, ऐसा कुछ नाम है जितना मुझे याद आ रहा हो, तो गूगल प्ले कंसोल पे हम अकाउंट बनाते हैं, जिसपे अकाउंट बनाने के लिए $25 चाहिए होते हैं। अगर वहां ऐप अपलोड करते हो सबसे पहले तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन चेक चलता है कि कहीं ये पॉलिसीज वायलेट तो नहीं कर रहा, इसमें कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ आपके कुछ पेजेस तो लैकिंग नहीं है, कुछ पेजेस जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट, ये सारी पेजेस की जरूरत पड़ती है, तो आपके ऐप को रिजेक्ट कर देता अगर ये सारी चीजें वो फुलफिल नहीं करता। तो जब भी आप ऐप बनाते हो तो ढंग से चेक कर लीजिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है तो वो मेरा फुलफिल कर रहा है कि नहीं। और अगर बार बार आप रिजेक्ट कर रहे हो तो पूरा आपका प्लेटफॉर्म, पूरा जो आपका अकाउंट है उसे ही टर्मिनेट कर दिया जाता है, गया आपका $25 पानी में। तो ये सारी चीजें होती हैं। और हालांकि आज की डेट में $25 है कि नहीं पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, बट आज से 2 साल पहले जब मैंने बनाया था अकाउंट तब उस समय तो $25 की रिक्वायरमेंट थी। आज की डेट में हो सकता है वो पैसा ज्यादा बढ़ गया हो, मैंने अभी एग्जैक्टली चेक नहीं किया, बट मोस्ट प्रोबेबली वो $25 के आसपास आज भी होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। और जब आप प्ले स्टोर पे अपलोड करते हो उसके बाद 10 से 15 दिन, किन्हीं किन्हीं केसेज में कभी 2 से 3 दिन में भी वेरिफिकेशन हो जाता है आपका, कभी 10 से 15 दिन भी लग जाता है। तो इतना समय लग रहा होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ऐप लाइव हो जाएगा प्ले स्टोर पे, उसके बाद आपको जो उसका प्रमोशन करना है, जो भी करना है आप करिए। लेकिन एक बार आपका ऐप चल गया तो ऐड से ही काफी अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट से पैसे आने चालू हो गए तो आप कुछ प्रीमियम वर्जन लॉन्च कर सकते हो, मतलब कुछ फीचर्स फ्री में, कुछ के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने खुद बहुत सारे गेम्स में आपने देख रखा होगा, जैसे पबजी जैसे गेम्स में कुछ गन्स फ्री में होते हैं, कुछ गन्स के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। आप कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, मतलब पूरा एक पेड ऐप, उसके अंदर बहुत सारे पेड फीचर्स ला सकते हो, आप पूरे के पूरे अपने ऐप को ही पेड कर सकते हो। आप किसी और के लिए ऐप बनाकर बेच सकते हो। जैसे अगर आपने फिजिक्स वाला का वेब सीरीज देख रखा होगा तो एक ऐप बनाने वाली कंपनी है, उन्हें फिजिक्स वाला के बारे में पता चलता है तो खुद अप्रोच करती है, उसके साथ पूरा एक बिजनेस के साथ टाई अप ही हो जाता है। अब एग्जैक्टली क्या बिजनेस था मुझे उतना नहीं पता, बट वेब सीरीज में जो दिखाया गया है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे ये तरीका होता है, इस तरीके से होता है। अगर आपको कोई बहुत, अगर आप ऐप बनाने वाले कंपनी हो, ऐप बना बनाकर कंपनीज को सेल करते हो, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी पार्टी मिल गई, आपको दिख रहा है स्कोप कि हाँ ये कंपनी बहुत बड़ी ग्रो करेगी, आप फुल टाइम उसके साथ टाई अप कर सकते हो कि आपका जो भी ऐप बनेगा, जो भी आपका पीछे बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी काम होगा, जो भी सर्वर डेटाबेस जो भी हो गया, वेबसाइट बनाना हो गया, जो भी आपका अपडेट्स मेंटेनेंस, सारी चीजें मैं देखूंगा, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर सकते हो। उसके बाद आप इस चीज को और एक्सपैंड कर सकते हो, अपनी टीम को और एक्सपैंड करिए, अपने टीम में और लोगों को लेकर आइए और कंपनीज को अप्रोच करिए। आप खुद का ही एक एजेंसी बना सकते हो, खुद का ही एक ऐसा ऐप हो सकता है आप बना लो जो कि गूगल जैसा चल जाए, जो कि जैसे फिजिक्स वाला आप दूसरे कंपनीज के लिए ऐप बना रहे हो ना, हो सकता है आप खुद ही वैसा ऐप बना लो अपने लिए और कुछ अलग लेवल पर चल जाए। लेकिन यूजुअली ऐप बनाने वाली एजेंसी थोड़ी सी सेफ साइड होती है, उनके फ्लॉप होने के चांसेस कम होते हैं अगर आप बढ़िया ऐप बनाकर दे रहे हो, क्योंकि आपने तो ऐप बनाकर दे दिया, अब ऐप चल रहा है नहीं चल रहा है उनका रिस्क है। ऐप तो बिजनेस साइड हो गया ना, अगर बिजनेस चल रहा है तो ऐप चल रहा है, आपका काम था आप ऐप बनाकर दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, बस इतना ही है। ये एक तरीका हो गया। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं भैया, तो इसके ऊपर अच्छे से एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी, फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग के अंदर क्या क्या आती है, कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, कैसे क्लाइंट्स कन्वर्ट करते हैं। बट बेसिकली अगर कुछ छोटी चीजें बताऊं तो फ्रीलांसर पे आप, फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो, अपने प्रोजेक्ट्स
पब्लिश करते हो, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, लोगों के पास अप्रोच करते हो, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीजें बना रखी है, वहां आपके अगर पहले कुछ वर्क है तो कुछ रेटिंग्स होगी, कुछ रिव्यूज होंगे आपके कि अच्छा ये बंदा इतना बढ़िया है, तो आपको वहां काम मिलने के चांसेस बढ़िया हो जाते हैं। फ्रीलांसर एक तरीका हो गया। तो ये सारे कुछ तरीके होते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। तो हमने सीख लिया कि सीखना कैसे है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, और सीखने के अंदर अगर आपको एक शॉर्टकट, एक नॉर्मल सा पाथ चाहिए तो आप एक कोई कोर्स भी परचेस कर सकते हो, या तो आप कुछ यूट्यूब का एक लॉन्ग फॉर्म कुछ कोर्स अगर अवेलेबल है तो वो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आज के डेट में, जैसे आपको EDX, आपको कोर्सेरा और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, तो यहां से भी पढ़ सकते हो। तो हमने सीखना कैसे वो बात कर लिया, पैसे कैसे जनरेट करने हैं, और अगर पैसे जनरेट करना सीख लिया तो उस टीम को और एक्सपैंड करते हुए उससे बिजनेस कैसे खड़ा करना है, हमने सारी चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस कर ली। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और आपको क्या जानना है और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर पे दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।